गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईपीएस एजुकेशन। अपन ने पीछे जो वीडियो थी उसमें अपन ने पूरे चैप्टर का डिस्कस किया था, जो प्लांट फिजियोलॉजी का था और प्लांट फिजियोलॉजी सेकंड का था। अपन ने 10वां चैप्टर उसके बारे में पूरी डिटेल से पढ़ लिया है, अपना चैप्टर वो कंप्लीट हो चुका था। आज अपन बात करेंगे उसी प्लांट फिजियोलॉजी फर्स्ट की, वो थी सेकंड, जिसमें 10, 11, 12 और 13 चार चैप्टर आते हैं। प्लांट फिजियो जो फर्स्ट है उसमें आपके चैप्टर आएंगे 5, 6, 7, 8 और 9। 5 चैप्टर आएंगे प्लांट फिजियोलॉजी फर्स्ट के अंदर आपके पास में। तो प्लांट फिजियोलॉजी जो फर्स्ट है उसमें आपके 5 चैप्टर आएंगे, 5, 6, 7, 8 और 9। अपन बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप चैप्टर। सबसे पहले बात करें अपन 5वें चैप्टर की। इसमें क्या है देखें, प्लांट फिजियोलॉजी का जो पहला है यूनिट में 5, 6, 7, 8, 9 ये 5 चैप्टर आ रहे हैं। इसमें क्या बताएगा वो, जैसे अपन ने वहां पर पढ़ा था प्रकाश संश्लेषण के बारे में, सारी प्रक्रियाओं की बात कर दी अपन ने बताया कि पौधे नीचे से जल लेगा, जमीन से ऊपर से CO2 ले रहा है और जल और CO2 क्रिया क्या बना रहे हैं, अपने पास में भोजन बना रहे थे, किसके रूप में, ग्लूकोज के रूप में, C6H12 और के रूप में बना रहे थे। अब इन चैप्टरों में वो क्या करेगा, ये उससे पहले के इनमें क्या बताएगा वो कि कैसे पानी लेगा वो, यानी अपने आप तो आएगा नहीं पौधे के अंदर, तो पानी को कैसे जमीन से लेगा वो, कैसे CO2 को लेगा वो, उसके बारे में बताएगा पहले वो, सब चीजों के बारे में इन 5 चैप्टरों में। तो जिसका अपन यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। देखो सबसे पहला टॉपिक है अपना पादपों में परिवहन, कि जो भी प्लांट है उनके अंदर परिवहन किस चीज का, पानी का मान लो, CO2 का मान लो, O2 का मान लो, ये सब कैसे होगा उसकी बात यहाँ पर ही करेगा। तो पादपों में जब परिवहन की अपन बात करते हैं तो छोटी और लंबी दूरी द्वारा होता है, यानी छोटी सी दूरी पर पानी ले जाना है, एक वो हो गया, यानी कि जड़ से पानी उठाया जड़ ने और पौधे के अंदर डाल दिया। मान लो ये एक पौधा है, ये इसकी जड़ हो गई, ये इसकी पत्ती हो गई, तो जड़ तो जमीन के जस्ट पास में होती है, जमीन से जड़ ने पानी ले लिया, ये छोटी दूरी का परिवहन हो गया। लेकिन अगर पानी को ऊपर पत्ती तक ले जाना है तब क्या होगा, ये लंबी दूरी का परिवहन हो गया। तो बहुत दो बातें अपने को समझ में आती है यहाँ पर, छोटी और लंबी दूरी द्वारा कैसे। छोटी दूरी का मतलब क्या हो गया, जमीन से जड़ के अंदर है तो छोटी दूरी हुई, लेकिन अगर वही पानी पत्ती में जा रहा है इसका मतलब क्या हो गया, लंबी दूरी। तब आपको दो बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात, अगर छोटी दूरी का परिवहन हो रहा है पादपों में तब वो होता है सक्रिय और निष्क्रिय परिवहन द्वारा। इंपॉर्टेंट चीज है, आगे डिटेल में आएगा इसके अंदर सक्रिय और निष्क्रिय परिवहन क्या है अपन चर्चा करेंगे। तो अगर छोटी दूरी का परिवहन पादपों में होता है तो किससे होगा, सक्रिय या निष्क्रिय अवशोषण द्वारा होता है। जबकि अगर लंबी दूरी का परिवहन होता है पादपों में तब वो किसके द्वारा होता है, जाइलम और फ्लोएम। आपको ये क्लास में मैंने पढ़ाया था, अगर आपको याद हो एनाटॉमी के अंदर अपन ने बताया था 7 बंडल वेस्कुलर बंडल्स के बारे में अपन ने बात करी थी। तो 7 बंडल के अंदर जाइलम और फ्लोएम आते हैं, जिसमें मैंने वहां बताया था आपको जाइलम क्या काम करता है, जल को लाने ले जाने का काम करता है, जबकि फ्लोएम क्या करता है, भोजन को। तो भोजन का ट्रांसपोर्ट कौन करता है, फ्लोएम, जबकि जल का ट्रांसपोर्ट कौन करता है, जाइलम। तो जल के लिए जाइलम है, भोजन के लिए क्या है, फ्लोएम है। तो अपने को दो चीजें याद रखनी है। सबसे पहली बात, छोटी दूरी का परिवहन किसके द्वारा होता है पादपों के अंदर, अगर बात करूं तो सक्रिय और निष्क्रिय अवशोषण द्वारा होता है। जबकि लंबी दूरी का परिवहन किस द्वारा होता है, जाइलम और फ्लोएम ऊतक द्वारा। जाइलम फ्लोएम क्या है, 7 ऊतक है, वेस्कुलर बंडल्स है। अब आगे टॉपिक आता है, तो थोड़ी सी नॉर्मल बात लिखी थी बुक में तो मैंने आपको बता दी। आगे आता है विसरण, कि विसरण किसे कहते हैं। इस 5वें चैप्टर में विसरण, प्रासरण, प्रासरण दाब, विसरण दाब, न्यूनता, इन सब चीजों की चर्चा करेगा। परिभाषा बोर्ड में अगर क्वेश्चन आता है तो परिभाषा का आएगा इसके अंदर, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा इसके अंदर। तो विसरण की अगर परिभाषा आपको याद करनी है तो सबसे पहले क्या करना है आपको, पदार्थ के अणु, परमाणु या आयनों, किसके, पदार्थ के अणु, परमाणु या आयनों का अधिक सांद्रता से, मेन बात याद रखने वाली, का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर परिवहन क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। तो ये आपको डेफिनेशन याद करनी है। पदार्थ के अणु, परमाणु या आयनों, अणु भी हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, या क्या हो सकते हैं यहाँ पर, आयन हो सकते हैं। तीनों चीजें हो सकती है, परमाणु, अणु या आयन। ये तीनों अपनी अधिक सांद्रता, मतलब जिधर जाता है
उधर ज्यादा से किस तरफ जाएंगे, जिधर कम है उसकी तरफ जाएंगे। तो पदार्थ के अणु, आयन, परमाणु अपनी बहुत ज्यादा संख्या वाले क्षेत्र से यानी अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर जाते हैं तो प्रक्रिया कहलाती है, विसरण कहलाती है। और विसरण की परिभाषा आपको याद होगी, पदार्थ के अणु, आयनों का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर परिवर्तन क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। उसके बाद में बताया गया कि विसरण जो होता है वो बहुत ही धीमी प्रक्रिया है, बहुत ही स्लो होता है। तो विसरण एक ऐसी प्रक्रिया है कि बहुत ही धीमी प्रक्रिया है। विसरण की जो दर होती है उसके बारे में बताया गया है यहाँ पर कि विसरण की जो दर है सबसे ज्यादा किसमें होगी, गैस में। सबसे ज्यादा विसरण गैस में, फिर उससे कम किसमें होगा, द्रव में, और सबसे कम किसमें होता है, ठोस में। एक एग्जांपल आपकी बुक में दिया गया है कि अमोनिया की आपके पास में बोतल है, बोतल पूरी बंद है, बंद बोतल के अंदर अमोनिया भरी हुई है। आप उस बोतल को एक कमरे में लेके जाओ और उसका ढक्कन खोल दो। कमरे में पहले कुछ नहीं था, लेकिन जैसे आपने बोतल का ढक्कन खोला तो बोतल के अंदर अगर मैं बात करूं अमोनिया बहुत ज्यादा है, यानी अमोनिया की सांद्रता कहां ज्यादा है, बोतल के अंदर है। तो जो अभी अपन ने बात करी यहाँ पर आयन, अणु या परमाणु कुछ भी हो सकते हैं, तो गैस है, अमोनिया गैस है, तो बोतल में अमोनिया की सांद्रता बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा से कम की तरफ ज्यादा क्या कहलाता है, विसरण। यानी जैसे ही बोतल का ढक्कन खोलोगे सारी की सारी अमोनिया कहां चली जाएगी, कमरे के अंदर, क्योंकि बोतल में अमोनिया की मात्रा बहुत ज्यादा थी, कमरे में बिल्कुल भी नहीं थी। इसलिए अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन हो गया किसका, अमोनिया का, और पूरी बोतल खाली रहती है। तो गैस में सबसे ज्यादा होती है किसकी दर, विसरण की दर। पानी मान लो, शहद मान लो, कुछ भी मान लो लिक्विड के रूप में, उससे गैस क्या होगी, कम। यानी अगर आप एक बोतल में लिक्विड, एक बोतल में गैस, जो दोनों बोतल के ढक्कन खोल दो कमरे में, तो सबसे पहले कौन सी बोतल खाली होगी, गैस वाली, क्योंकि गैस के विसरण की दर क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, जबकि द्रव की उससे कम और ठोस की बहुत ही कम होती है। ये आपको अलग से याद रखना है। उसके बाद में परिभाषा दी हुई है विसरण दाब की, विसरण दाब किसे कहते हैं, उसमें आपको क्या याद रखना है, विसरित होने वाले अणु या आयन। विसरित, जैसे एक अमोनिया की बोतल अपने पास में लिया, एग्जांपल समझा बने, तो अमोनिया की बोतल में जो अमोनिया है वो क्या है, अणु या आयन मान सकते हैं अपन, ठीक है, बहुत सारे अणु बता रहे हैं। तो अणु या आयन विसरित होने वाले, यानी अमोनिया जो बाहर निकल रही है उसकी बात करें, तो विसरित होने वाले अणु या आयन विसरित होते समय, यानी जब आपने ढक्कन खोला बोतल का, तब उससे जब अमोनिया निकल रही है उस टाइम वह माध्यम या पदार्थ पर एक दाब डालते हैं। यानी अमोनिया का जो वो ढक्कन आपने बोतल का खोला, खोलते ही जो अमोनिया उसमें भरी थी वो सारी की सारी अमोनिया उस बोतल के अंदर एक दाब लगाती है, और उसी दाब को क्या कहते हैं, विसरण दाब कहते हैं। तो आपको परिभाषा याद है, विसरित होने वाले अणु या आयन विसरित होते समय माध्यम या पदार्थ पर एक दाब डालते हैं, उसको क्या बोलते हैं, विसरण दाब कहते हैं। अभी अपन ने क्या पढ़ा, अपने पढ़ा प्लांट वीडियो में सबसे पहले पादपों में परिवहन की बात करें कि पादपों में जो परिवहन है वो सक्रिय और निष्क्रिय द्वारा किससे हो रहा है, अगर छोटी दूरी पर ले जाना हो, अगर लंबी दूरी पर ले जाना हो तो जाइलम और फ्लोएम काम में आएंगे। जाइलम फ्लोएम क्या है, सेवन, जाइलम में के अंदर पानी और फ्लोएम के अंदर भोजन का सार होता है। ये बात को आपको याद 11वीं क्लास में पढ़ा है। विसरण जो है वो क्या करता है, पदार्थ के अणु परमाणु या अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। और विसरण जो बहुत ही स्लो, धीमी प्रक्रिया है। विसरण जो है सबसे ज्यादा गैस में, फिर उससे कम द्रव में, और सबसे कम ठोस में होता है। और विसरण दाब की आपने परिभाषा की बात की तो उसमें आपने क्या बोला है कि विसरण दाब है, उसमें क्या बताया कि विसरित जो भी आयन या अणु हो रहा है वो जब उससे निकल रहा है, विसरित जब फैल रहा है, फैलते टाइम पदार्थ या माध्यम पर जो दाब लगाता है अणु या आयन, वो क्या कहलाता है, विसरण दाब कहलाता है। ये आपको अलग से याद रखना है इसके बारे में आपको। उसके बाद में अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है विसरण को प्रभावित करने वाले कारक, कि विसरण किन किन कारकों से प्रभावित होगा, उस पर किन किन चीजों से फर्क पड़ेगा, उसकी चर्चा अपन करेंगे। तो यहाँ पर आपको 3 बातें याद रखनी। सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि विसरण होता है समानुपाती किसके, तापमान के। बात को समझना, विसरण तापमान के समानुपाती है, यानी तापमान जितना ज्यादा होगा विसरण उतना ही ज्यादा होगा। टेम्परेचर जितना उतना क्या हो गया, विसरण ज्यादा। अगर टेम्परेचर कम है तो विसरण भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी तापमान का सीधा सीधा प्रभाव किस पर है, विसरण पर। अगर तापमान ज्यादा है विसरण ज्यादा होगा, अगर तापमान कम है विसरण कम होगा। फिर है विसरण समानुपाती दाब के। दाब का मान जितना ज्यादा होगा विसरण का मान उतना ही ज्यादा। अगर दाब का मान कम है तो विसरण का मान भी क्या हो जाएगा, कम
कम हो जाएगा। नहीं, दाब का प्रभाव पड़ता है, जितना दाब ज्यादा उतना ही विसरण ज्यादा, और जितना दाब कम उतना ही विसरण कम, और तापमान ज्यादा ज्यादा उतना ही विसरण ज्यादा, और तापमान ज्यादा कम उतना ही विसरण कम हो गया। फिर है विसरण व्युत्क्रमानुपाती किसके? घनत्व की। ये बात आपको विशेष याद रखनी है कि जो विसरण है वो घनत्व का व्युत्क्रमानुपाती है। समझ गए? देखो, घनत्व का मान जितना ज्यादा विसरण का मान उतना ही कम होगा। जिसमें पढ़ते हो आप एंटी प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शन, एंटी प्रोपोर्शनल अगर कोई होता है तो एक का मान ज्यादा दूसरे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो घनत्व अगर ज्यादा है विसरण क्या हो जाएगा? कम, और अगर घनत्व कम होता है तो विसरण क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। ये आपको अलग से याद रखना है। समझ गए? उसकी बात होता है पौधों में विसरण का महत्व, कि पौधे में विसरण क्यों जरूरी है, क्यों चाहिए अपने को विसरण पौधे के अंदर। अब आपको याद रखना है वायुमंडल में CO2 और गैसों का आदान प्रदान। अपन ने पीछे प्लांट वीडियो में प्रकाश संश्लेषण वाले चैप्टर में बात करी थी कि वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड पौधा ग्रहण करता है, ठीक है। फिर पौधे के अंदर जब प्रकाश संश्लेषण हुआ तब बाहर क्या निकली थी? O2 निकली थी। तो अपने आप ही थोड़ी चलेगी ये CO2 इस पौधे के अंदर, और O2 अपने आप ही बाहर थोड़ी आ गई, अपने आप नहीं आई है। उसमें किसका रोल था? विसरण का। तो विसरण का महत्व होगा कि नहीं हुआ ना? एक बात। दूसरी बोलता है वायुमंडल में जल वाष्प का विसर्जन। अपन ने वहां पढ़ा था कि पौधे जमीन से जल लेते हैं, फिर वो जो ऊपर पत्ती में होता है और पत्ती में वाष्प को उत्सर्जन द्वारा बाहर उड़ जाता है जल वाष्प करके। अपने आप थोड़ी उड़ता है, नहीं उड़ता है। वायुमंडल में जल का मान कम होता है पत्ती के आसपास, जबकि पत्ती में जल का मान बहुत ही ज्यादा। तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जल वाष्प उड़ जाएगी। क्या हो गया? विसरण। समझ गए बात को? तो वाष्पोत्सर्जन में भी विसरण बहुत ही जरूरी है। फिर है खनिज लवणों का निष्क्रिय अवशोषण। सक्रिय और निष्क्रिय अवशोषण की अपन बात करेंगे यहाँ पर। सक्रिय मतलब, सक्रिय अवशोषण का मतलब होता है आपको ऊर्जा चाहिए किसी काम को करने के लिए, लेकिन निष्क्रिय अवशोषण का मतलब होता है कि अपन को ऊर्जा नहीं चाहिए काम करने के लिए, अपने आप काम हो जाए। जमीन में जल बहुत ज्यादा पड़ा है, बहुत ज्यादा पड़ा है, पौधे में है नहीं, तो अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जल पौधे के अंदर चला जाएगा। क्या करता है? निष्क्रिय अवशोषण। तो अब जल आ रहा है, जल के साथ में खनिज लवण भी आएंगे, तो खनिज लवण पौधे में आ रहे हैं, अपने आप आ रहे जल के साथ में, निष्क्रिय अवशोषण हो गया। तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाएगा। यानी तीनों ही बातों में अपने को एक चीज का पता लग रहा है, क्या? विसरण बहुत जरूरी है। CO2 को लेने के लिए और O2 को बाहर निकालने के लिए विसरण चाहिए। दूसरा, जो पौधे में पानी है, पादप में पानी है, पानी की मात्रा पत्ती में ज्यादा है, वायुमंडल में कम है, इसलिए अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर चला जाएगा। ये किसके द्वारा हुआ? विसरण द्वारा। तीसरी बात, जब निष्क्रिय अवशोषण होता है पानी का, पौधे में पानी आता है जल द्वारा, तो पानी के साथ में खनिज लवण भी आते हैं। तो यहाँ पर अधिक सांद्रता है किसकी? खनिज लवण और पानी की, कम सांद्रता की ओर पौधे में आगे। तीनों ही बातों में विसरण का महत्व। तो अपन ने आज बात करी है अपने एक टॉपिक की। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो पादप है उसमें लंबी दूरी और छोटी दूरी के लिए परिवहन की बात करी मैंने आपको। उसके बाद मैंने बताया अगर छोटी दूरी का परिवहन है तब आप क्या बोलोगे? सक्रिय और निष्क्रिय अवशोषण काम आए। जबकि लंबी दूरी का अगर परिवहन है तब आप क्या बोलोगे? जाइलम और फ्लोएम। यानी अगर छोटी दूरी है तब तो काम आ गए अपने पास में सक्रिय और निष्क्रिय अवशोषण। फिर मैंने बताया आपको लंबी दूरी है तब फ्लोएम और जाइलम काम आ जाएंगे। फ्लोएम भोजन के लिए, जाइलम जल के लिए। फिर अपन ने आज का टॉपिक जो अपना था उसके बारे में अपन ने अध्ययन किया, वो क्या था? विसरण था। मैं आपको पूरा एक साथ बता रहा हूँ, रिवीजन कर रहा हूँ। अपन रोज जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका लास्ट में 2 मिनट 5 मिनट तक आप उसका रिवीजन करेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करेंगे। तो विसरण की सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ी? परिभाषा पढ़ी। अब आपको क्या बताया अपन ने? मैंने आपको ये बताया कि पदार्थ के अणु, परमाणु या आयन जिधर ज्यादा है, ज्यादा से किधर जाएंगे? कम की तरफ। क्या कहलाता है? विसरण। तो पदार्थ के अणु या परमाणु आयन अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। फिर मैंने बताया विसरण एक बहुत ही स्लो, धीमी प्रक्रिया है। उसके बाद में सबसे ज्यादा विसरण किसमें होता है? गैस में। फिर उससे कम द्रव में, और सबसे कम किसमें होता है? ठोस में होता है। फिर अपन ने नेक्स्ट जो परिभाषा है उसकी बात करी किसकी? विसरण दाब की। तब मैंने आपको क्या बताया? विसरण दाब कि विसरित होने वाले पदार्थ, अब उसमें पदार्थ में अणु, परमाणु, आयन कुछ भी हो सकता है, तो विसरित होने वाले जो पदार्थ है, विसरित हो रहे हैं, फैल रहे हैं, उस टाइम माध्यम, जिस माध्यम में या जिस पदार्थ में, उस पर एक दाब लगाते क्या कहलाता है? विसरण दाब कहलाता है। समझ गए? फिर अपन ने बात करी आगे कि जो
अपना विसरण दाब उसको प्रभावित विसरण को प्रभावित कौन कौन कार्य करेगा। तो मैंने बताया तापमान होता है वो प्रपोर्शनल होता है विसरण के, यानी तापमान जितना ज्यादा विसरण उतना ही ज्यादा, ये कम तो ये भी कम। उसके बाद में दाब जितना ज्यादा विसरण का मान भी उतना ही ज्यादा, दाब कम तो विसरण भी कम हो जाएगा। फिर अपन ने लास्ट में बात करी कि विसरण जो होता है वो एंटी प्रपोर्शनल होता है 1/√1/√d के, यानी घनत्व का मान अगर ज्यादा है तो विसरण का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर घनत्व का मान कम है तो विसरण का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। लास्ट में अपन ने चर्चा करी विसरण क्यों जरूरी है पौधों के अंदर। अब सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया आपको कि जो पौधे होते हैं उन पौधों में जो CO2 अंदर आ रही है और O2 बाहर निकल रही है, इसके लिए विसरण जरूरी है। ऐसे जैसे मान लो वायुमंडल में CO2 बहुत ज्यादा बड़ी है लेकिन पौधे में नहीं है, तो अपने अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर आ गए विसरण। अब पौधे में O2 बहुत ज्यादा है, वायुमंडल में नहीं है, इसलिए अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर बाहर आ गई, पहला काम। दूसरा अपन ने पढ़ा क्या, पौधा जो है उस पौधे में जो पानी है पत्ती में बहुत ज्यादा है, वायुमंडल में कम है, इसलिए वाष्प बन के उड़ जाता है अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। तो वाष्प को उत्सर्जन के लिए भी विसरण जरूरी है। तीसरी बात, जमीन के अंदर पानी और खनिज बहुत ज्यादा है तो कम की तरफ पौधे के अंदर आ जाएंगे, निष्क्रिय अवशोषण द्वारा कोई काम नहीं करना पड़ेगा। ये अपन ने अपना आज एक पहला टॉपिक डिस्कस किया है किसका, विसरण का। आगे अपन पढ़ेंगे, इसमें पॉइंट दिया हुआ है पारगम्यता। पारगम्यता मतलब पार करने की शक्ति। इसमें अपन झिल्लियां पढ़ेंगे, 3 झिल्लियां आपकी बुक में दी हुई है। फिर आगे विसरण के बाद में टॉपिक आएगा अपना परासरण का। फिर विसरण दाब पढ़ लिया अपने, परासरण दाब पढ़ेंगे, फिर विसरण दाब न्यूनता पढ़ेंगे। 2-4 टॉपिक आएंगे, उसके बाद अपना 5वां चैप्टर खत्म हो जाएगा। जैसे ही चैप्टर खत्म होता है मैं आपको बता दूंगा, नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिए जाएंगे। अब जैसे ही चैप्टर आपका खत्म होता है, आपका खत्म होते ही एक टेस्ट होगा, उसके लिए आप तैयार रहना, क्योंकि अभी अपने पास में टाइम नहीं है, जुलाई चल रहा है, अभी कुछ पता नहीं है स्कूल कब खुलेगी कब नहीं खुलेगी, लेकिन ये तय है एग्जाम होगा ना, पूरे साल तो बंद रहेगी नहीं। अगर रहेगी तो आपका ऑनलाइन जो है वो चलेगा, हाफ सिलेबस होगा, आपको पढ़ना तो पड़ेगा, इसलिए जो पढ़ाया जा रहा है उसको साथ साथ पढ़े, तैयारी करते रहे। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो कल।